अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, हमने पहले ये रिफ़ंड ऑफ इनपुट टैक्स पढ़ा था, फिर हमने असेसमेंट ऑफ टैक्स रिकवरी और ये पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था कि अगर कोई टैक्स विद हेल्ड ना कर सके तो उसके साथ क्या करना है, फिर लिमिटेशन ऑफ असेसमेंट वो 120 दिन और 90 दिन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जब उनके पास कोई और तरीका ना रहे और आप जो है रिकॉर्ड ना दे रही हूँ तो फिर वो क्या करेंगे, बेस्ट जजमेंट ही करेंगे। और ये आपने जो है असेसमेंट वाले चैप्टर इनकम टैक्स में पढ़ा हुआ है। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किसको कहते हैं? तो यस, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट बिल्कुल वही वाला कंसेप्ट है जो यहाँ पे है। ठीक है, तो लें जी, तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या होती है? इफ़ ए पर्सन फेल्स टू फाइल अ रिटर्न आफ्टर नोटिस दिया, रिटर्न ही नहीं फाइल कर रहा, डज नॉट जो है प्रोड्यूस रिक्वेस्टेड जो है वो अकाउंट्स रिकॉर्ड आफ्टर द शोकाज नोटिस आया लेकिन उसका रिप्लाई नहीं कर रहा, या तो रिटर्न नहीं फाइल कर रहा, नोटिस भी आया है, या फिर जो है उन्होंने जो उसको रिकॉर्ड कहा है वो रिकॉर्ड ही नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब वो क्या करें? CIR में मेक कौन से वाली बेस्ट जजमेंट असेसमेंट बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन, और पेनल्टी भी चार्ज करता है और डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी पे करता है। ठीक है, वो जो है लगाता है, नहीं फिर उनके पास और कोई तरीका ही नहीं है। नीचे वाला जो है अगर जो है रिटर्न फाइल नहीं करता, इशूएंस ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर, ये असेसमेंट ऑर्डर आया है फिर भी रिटर्न नहीं फाइल कर रहा। ठीक है, जो है अगर फेल्स टू फाइल रिटर्न विद इन 16 इशूएंस ऑफ असेसमेंट ऑर्डर आया, ठीक है, और जो है और वो उसने 60 दिन के अंदर रिटर्न नहीं फाइल की, लेकिन बाद में जो है वो टैक्स पे कर देता है उसको जो है, और जो है पेनल्टी भी पे कर देता है, तो इस सूरत में जो शो काज नोटिस आएगा वो फिर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसने बस पैसे पूसे दे दिए, रिटर्न फाइल नहीं की थी, शो काज नोटिस आया, लेकिन उसने जो असेसमेंट ऑर्डर ऊपर आया था बेस्ट जजमेंट वाले, पैसे पूसे दे दिए, उसकी जान छूट जाएगी। ठीक है, तो कुछ लोगों का होता है मिनिमम टैक्स। ठीक है, और वो मिनिमम टैक्स पे नहीं करता या रिटर्न नहीं फाइल करता, मिनिमम वो कैपेसिटी वाला टैक्स ये वो, तो फिर उसको जो भी है ऑफिसर उसकी लाइबिलिटी डिटरमिन करेगा और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा और उसको पे करना पड़ेगा, दैट्स इट। अब कौन से वाला? शार्ट पेमेंट अमाउंट रिकवरेबल, आपको नोटिस आया है, आपकी रिटर्न आपने फाइल नहीं की और उस पर टैक्स बनता था, या इस तरह से जो भी है, तो फिर वो आपसे भाईजान रिकवर कर सकते हैं। रिकवर किस तरह से करते हैं? आपके बैंक अकाउंट को सीज कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, या फिर आपके जो पास चीज़ें पड़ी हैं वो कहते हैं अब इनको हाथ ना लगाना, अब ये चीज़ें हमारी हैं, चीज़ें से मुराद स्टॉप। ठीक है, बिजनेस प्रेमिसेस पे वेयर रजिस्टर्ड पर्सन पेज टैक्स लेस देन द इंडिकेटेड इज रिटर्न, या शार्ट पे डिफार सरचार्ज पे नहीं करता, तो शेल बी रिकवर्ड फ्राम हिम, उससे कैसे रिकवर किया जाएगा? बाय स्टॉपिंग रिमूवल ऑफ गुड्स फ्राम द बिजनेस प्रेमिसेस में जो चीज़ें पड़ी हैं ये ना हिलाना, अब ये हमारी हैं, या थ्रू अटैचमेंट ऑफ द बिजनेस बैंक अकाउंट, या अकाउंट अटैच कर लेंगे, उसमें से पैसे निकलवा लेंगे विदाउट गिविंग हिम ए शोकाज नोटिस, उसको शोकाज नोटिस नहीं देंगे, पैसे आपने देने हैं तो बस देने हैं। ठीक है, पेनाल्टी विल बी हाउएवर, लेकिन जो पेनाल्टी है वो शोकाज नोटिस के बाद होगी। तो इसका मतलब है टैक्स और डिफॉल्ट सरचार्ज आपने देना है, आपके जिम्मा है, आपने कम पे किया है, तो किसी सूरत में फौरी तौर पर वो आपसे वसूल कर सकते हैं, लेकिन जो आपको पेनाल्टी है वो आपको शोकाज नोटिस के बाद लगेगी। ये 124 सेक्शन के मुताबिक ये सेल्स टैक्स है, 24 पढ़ेंगे तो आपको ये भी समझ आ जाएगा। एग्जम्पशन हमने ऑलरेडी पढ़ चुका था। अब है डिसकंटिन्यूस ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। अगर आप जो है टायर 1 हैं, या इंपोर्टर हैं, या एक्सपोर्टर हैं, ठीक है, या आप डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं, और आपने आपको रजिस्टर नहीं करवाया हुआ, या फिर आप टायर रिटेलर हैं और आपने जो FBR के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट खुद को नहीं करवाया हुआ, तो आपका हो सकता है वो गैस या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन क्या कर लें, वो डिस्कनेक्ट कर लें। तो इस सूरत में जो है अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे या इंटीग्रेशन करवा लेंगे तो वो रिस्टोर करवा देगा। ये हम इनकम टैक्स में भी पढ़े, वहाँ पे तो मोबाइल सिम वगैरह भी बंद कर रहे थे, ये हमें पता चल गया। रजिस्ट्रेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है,
ठीक है। इसी तरह से अब रिकॉर्ड है, अगर आपने रिकॉर्ड वाला चैप्टर पढ़ा हो तो ये आपको समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। रिकॉर्ड वाला चैप्टर जो है अभी हमने शायद जो है उस ग्रुप में नहीं पढ़ा, कौन से वाले में, जो है ये आपके जो नॉर्मल बैच है, तो पहले हम रिकॉर्ड वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसके बाद ये वाला चैप्टर इधर आ जाएंगे और ये वाला भी पढ़। उस टैक्स इनवाइसेस हमने पढ़ लिया। ये जो टैक्स इनवाइसेस में जितनी भी होती है, नेम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द सप्लायर, ऑफ द रेसिपिएंट, और डेट ऑफ इशू और डिस्क्रिप्शन उसकी, और उसकी क्वांटिटी और अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अमाउंट, एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स, यही सारी की सारी रिटर्न्स में आती है। इनकम टैक्स की रिटर्न में यही वाली बातें लिखी जाती हैं। आए ज़रा पढ़ते हैं। अच्छा, ये ऑडिट ऑफ टैक्स अफेयर हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम इधर आते हैं और हम जाते हैं किसकी तरफ, ड्राइंग ऑफ सैंपल, ये वो रिटर्न्स की तरफ। ठीक है, लें जी, इसमें रिटर्न हम पढ़ने लगे हैं। वो कहता है अच्छा रिटर्न कब फाइल की जाती है आईआरएस पे, कब पेमेंट की जाती है, 15 तक, 3 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं, लेकिन वो जो है वो की जाती है। चले आए ज़रा पढ़ते हैं। रिटर्न एवरी पर्सन शैल फर्निश्ड टिल ड्यू डेट, पता है, अ ट्रू, कंप्लीट एंड करेक्ट रिटर्न एज इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। जो भी उनका फॉर्म होता है, पहले वो मैनुअल होता था, अब फिजिकल है। अप टू 15 डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, हमें पता है, फॉलोइंग द एंड ऑफ द पीरियड विच जो है कौन से वाला, जिससे वो बात करती है और जिससे वो जो है वो बात रिलेटेड है, जो है टू ए डेजिग्नेटेड बैंक और ऑफिसर जो है बोर्ड। पेमेंट कहाँ पे करनी है, ठीक है, या तो बैंक में पहले जमा कराते थे या बोर्ड में, अब तो ऑनलाइन ही हो जाती है। ठीक है, उस पर क्या लिखी होंगी, उस पर परचेजेज होंगी और सप्लाईज होंगी, उसमें टैक्स ड्यू होगा और पे होगा, और फिर और कोई इन्फॉर्मेशन जैसे अनेक्जर सी है, अनेक्जर ए है, ये इसमें। बोर्ड में रिक्वायर पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन टू सबमिट क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न। ठीक है, हमें समझ आ गए। ठीक है, फिर कौन से वाला, बोर्ड में रिक्वायर एनी पर्सन टू सबमिट रिटर्न एनुअली इन एडिशन टू मंथली और क्वार्टरली बेसिस। ठीक है, ये बात समझ आ गई। और फिर कौन से वाला, इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर, कितने, 2 बजे है। ठीक है, इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर कैन रिक्वायर ए पर्सन टू फाइल ओवर ड्यू रिटर्न, जो है 15 दिन के नोटिस पे। अगर किसी ने रिटर्न नहीं फाइल की तो आपको 15 दिन का नोटिस देंगे। इससे कम ज़्यादा पीरियड भी हो सकता है, भाई रिटर्न फाइल करो। ठीक है, ओके। नोटिस में बी इशू विद इन 15 डेज ऑफ द फ्रॉड केसेस, टैक्स फ्रॉड के केसेस, और 5 साल फ्रॉम द अदर। नोटिस कब आ सकता है, ठीक है, फ्रॉड का केस है तो 15 साल तक आ सकता है। फ्रॉड के अलावा बाकी केस हैं तो उनमें 5 साल तक आ सकता है। फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच, ये 5 साल का तो हमें पता है, जिस सेल में रिटर्न वाज ड्यू या रेलिवेंट डेट, उसके 5 साल तक आ सकता है। लेकिन फ्रॉड के केस में कितने तक आ सकता है, 15 तक। आपको कह सकते हैं भैया आप रिटर्न फाइल करें अगली बार। ठीक है, क्या आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट को नुकसान यानी अप्रूवल चाहिए होगी, लेकिन वो कहते हैं अप्रूवल चाहिए और 120 दिन तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं अप्रूवल के साथ। लेकिन अगर गवर्नमेंट को फ़ायदा है, गवर्नमेंट को फ़ायदा कब होगा, जब पेएबल बढ़ेगा, रिफंडेबल कम होगा, तो 60 दिन के अंदर अंदर आप बगैर अप्रूवल के कर सकते हैं। ये इनकम टैक्स में भी हमने डिस्कस किया। रिवीजन ऑफ द रिटर्न, आ रजिस्टर्ड पर्सन में ऑन अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर फाइल रिवाइज रिटर्न, और कोई उसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है, इट कैन बी रिवाइज विद इन 120 डे ऑफ द डेट ऑफ फाइलिंग। ये हमें पता चल गया। अप्रूवल शैल नॉट बी रिक्वायर्ड इन केस, अगर आप 60 दिन के अंदर करते हैं, टैक्स पेएबल ज़्यादा हो जाए और रिफंडेबल ओरिजिनल रिटर्न जो आपने फाइल की थी उससे कम हो। ठीक है, तो जो है आप रिटर्न आपको रिवाइज करनी पड़ेगी, लेकिन आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। नहीं जी, वो नीचे बात करता है जो अक्सर हम वो करते रहते हैं, जो है अगर आपने शो काज से पहले आ गया तो आपने जितना टैक्स चार्ज पे किया था वो करवाएं डिफ़ॉल्ट सरचार्ज के लिए, लेकिन पेनल्टी नहीं है। ये पहले इनकम टैक्स में भी यही था। लेकिन अगर आपने ऑडिट के दौरान शो काज नोटिस से पहले और ऑडिट के दौरान, ये पहला कौन से वाला, सॉरी मैं उसको शो काज कह गया, ऑडिट का नोटिस आने से पहले कर दें तो आपको पेनल्टी नहीं पे करनी पड़े। ऑडिट का नोटिस आ गया लेकिन अभी शो काज नहीं आ गया तो आपको जो है टैक्स जो है वो टैक्स चार्ट वो भी पे करना पड़ेगा जो उन्होंने लिखा, और आपको डिफ़ॉल्ट सरचार्ज देने पड़ेंगे और 25% पेनल्टी। लेकिन अगर शो काज आ गया तो फिर आपको टैक्स ये भी देनी पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, 100% पेनल्टी। अगर ये दे दें तो शो काज नोटिस एबेट हो जाएगा। ये हमने पहले भी पढ़े हुए। नहीं जी, जो मंथली रिटर्न होती है उसमें क्या क्या होते हैं, सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, क्या क्या होता है मंथली रिटर्न में, कहता है सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द सप्लायर,
ज़ाहिर है जो इनवाइस में होता है वो यहाँ भी लिखा जाता है। नेम, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द रेसिपिएंट, और वो CNAC और NIC, ठीक है। लाख रुपए से अगर जो है वो इनवाइस बढ़ जाए तो फिर आप CNAC और जो है NTNB अनरजिस्टर्ड पर्सन का जो है वो लिखते हैं। और यूजुअली क्या होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर के केस में डेट ऑफ इशूएंस इनवाइस पे भी लिखी होती है, यहाँ भी लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन डिनायर ऑफ गुड्स रिटर्न में भी पर्टिकुलर मेंशन करते हैं और वो इनवाइस पे भी लिखे होते हैं। टैक्स क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर, ये आपने न्यूमेरिकल में किया, न्यूमेरिकल को जहन में रखें जो करते हैं तो उसमें ब्रॉड फॉरवर्ड वाला करते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई आपको पता है जिस पे टैक्स लगना होता है। आउटपुट टैक्स जिस पे क्या लिखा होता है, लोकल सप्लाईज, एग्जाम्प्ट सप्लाई, जीरो रेटेड, ऐसा होता है आउटपुट में, यस होता है, बिल्कुल वैसे। अब न्यूमेरिकल को जहन में रखें, आपका सारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। ये ठीक है। वैल्यू ऑफ परचेजेस, कितने की परचेजेस थी, इनपुट उन पे, ठीक है। तो ये आ गया। फिर कौन से वाले जो इनपुट होता है वो क्या होता है, लोकल पे, इंपोर्टेड पे, एग्जाम्प्ट पे, जीरो रेटेड और अदर परचेजेस कौन से वाली, सर्विसेज, उसमें भी तो इनपुट मिलता है। और अगर कोई आपका एरियर्स पेएबल हो, कोई आपकी पेनल्टी पेएबल हो तो वो भी लिखते हैं। फिर आपका रिफंडेबल या पेएबल एंड पे आता है। तो बिल्कुल वही है, आप जो है सेलर और बायर के पर्टिकुलर ऐड करते हैं। इनवाइसेस क्या डेट है वो आपने करना है। डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, फिर सप्लाईज़ की वैल्यू, और सप्लाईज़ में जब होते हैं लोकल, एग्जाम्प्ट और ज़ीरो रेटेड, और फिर वैल्यू ऑफ परचेजेज, और परचेजेज में भी लोकल होती है, इंपोर्टेड होती हैं, एग्जाम्प्ट होती हैं, ज़ीरो रेटेड होती हैं और बाकी होती है जैसे सर्विसेज वगैरह, वो परचेज है। लें जी, क्या आप जो है रिटर्न की टाइम, अगर आप टाइम पे नहीं फाइल कर सके तो क्या उसकी एक्सटेंशन मिलती है? यस मिलती है। रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो कमिश्नर से कह सकता है एक्सटेंशन ऑफ द टाइम, जो है एक्सटेंशन जो है वो ड्यू डेट से पहले 15 तारीख तक आपने एक्सटेंशन फाइल या 18 तारीख तक कर देनी। आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन कमिश्नर सेटिस्फाई होगा क्या? बिल्कुल इनकम टैक्स वाला कंसेप्ट है, क्या वो पाकिस्तान में है नहीं, बीमार है या कोई और वजह, तो फिर जो है कमिश्नर उसको एक्सटेंशन दे सकता है। कितने दिन के लिए? जी 15 दिन के लिए। इनकम टैक्स वाला कंसेप्ट है, 15 दिन के लिए एक्सटेंशन मिलेगी। अगर जो है कमिश्नर ने नहीं ग्रांट की तो आप किसके पास जा सकते हैं? चीफ कमिश्नर के पास, ठीक है। वो आपको एक्सटेंशन या फर्दर एक्सटेंशन दे सकता है, कितने? 15 दिन की, ठीक है। अगर आप एक्सटेंशन ले ली लेकिन आपको टैक्स फिर भी पे करना पड़ेगा। अगर टाइमली जो है आप पे ना कर सके, ठीक है, टाइमली ना पे कर सके तो आप डिफ़ॉल्ट सरचार्ज पे करना पड़ेगा। नहीं जी, एक बंदा है वो जो है वो क्या करने लगा है, ठीक है, उसको बोर्ड कहता है नहीं तुम तो आम रिटर्न के साथ साथ क्या करो, स्पेशल रिटर्न फाइल करो। किन के लिए होती है? हमारे सिलेबस में। इन एडिशन टू रिटर्न आ रजिस्टर्ड पर्सन शेल फर्निश्ड स्पेशल रिटर्न विद इन सच टाइम एंड कवरिंग सच पीरियड। कौन से वाला? बोर्ड अगर किसी को कह दे तो उस रिटर्न में क्या करेगा? क्वांटिटी, मैन्युफैक्चर, परचेज, गुड सप्लाईज और पेमेंट जो कोई एरियाज वगैरह है। कमिश्नर में रिक्वायर्ड एनी पर्सन रजिस्टर्ड नेशनल फर्निश्ड ए रिटर्न एंड पर्सन शेल फर्निश्ड दैट, उसको कमिश्नर कह दे, बोर्ड कह दे और वो कहे मंथली रिटर्न फाइल कर दो। नहीं तुम 15 दिन के रिटर्न फाइल करो तो करनी पड़ेगी। नहीं तुम क्वार्टरली करो, तुम 6 महीने के करो, तुम 3 महीने के करो, तुम 4 महीने के करो तो करनी पड़ेगी। और उसको क्या कहेंगे? स्पेशल रिटर्न। बस एक दफ़ा आपने पढ़ लेना जी। फाइनल रिटर्न, एक बंदा है अपना बिजनेस डी रजिस्टर्ड करने लगा है तो उसे कहेंगे भाई तुम्हारा जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो स्टॉक क्या है जनाब? वो सप्लाई बन जाएगा। ये कंसेप्ट आपको पता है। तो उस सूरत में वो एक फाइनल रिटर्न करता है, ठीक है। आप पर्सन, ठीक है, अप्लाइंग फॉर डी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, बिफोर डी रजिस्ट्रेशन शेल फर्निश, कौन से वाली? फाइनल रिटर्न। और इसमें लिखें कि वो जो उसके पास स्टॉक पड़ा होगा वो सप्लाई बन जाएगा। द मैनर एंड टाइम जो है वो कमिश्नर बताएगा। इसी तरह से रिटर्न फाइल बाय द अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी अगर वकील भी फाइल कर ले तो ऐसा समझा जाएगा उस बंदे ने वकील, रिप्रेजेंटेटिव मतलब वकील फाइल कर दे तो ऐसा समझा जाएगा उसी बंदे ने की है, ठीक है वो। और दूसरा है आखिरी कौन से वाला है? रिस्ट्रिक्शन ऑफ द जो है कौन से वाला? इनपुट ऑन रजिस्टर्ड। आ रजिस्टर्ड पर्सन कैन मेक सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन अप टू मंथली कितना? 10 मिलियन। और सालाना कौन से वाली? 100 मिलियन। ये हमने इनकम टैक्स में भी पढ़ा था। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग
किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को 100 मिलियन सालाना से ज़्यादा वो नहीं कर सकती। और यहाँ पे क्या लिखा गया, 10 मिलियन और 100 मिलियन, यानी मंथली की 10 मिलियन से ना बढ़े, लेकिन 10 मिलियन 10 मिलियन 10 मिलियन मिलाते जाएंगे तो 120 मिलियन, सालाना 100 मिलियन। अगर उसने ये कर दिया, अनरजिस्टर्ड को इससे ज़्यादा सेल कर दी, तो फिर उसको इनपुट नहीं मिलेगा। किस बेसिस पे नहीं मिलेगा, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, ये आपको पता है। तो इसका मतलब है एक रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन को मंथली 10 मिलियन से ज़्यादा और सालाना 100 मिलियन से ज़्यादा सेल नहीं कर सकता। और अगर उसने कर दी, वहाँ पे एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाता था, ठीक है, और यहाँ पे क्या डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे जनाब इनपुट उसको डिसअलाउ हो जाएगा। कैसे होगा, जितनी सेल होगी उसको एग्जाम्प्ट सेल समझेंगे और उसको प्रोपोर्शनेटली उसका क्या जो है वो उसका इनपुट क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। ले जी, हमारा अब हम पीछे चलें तो हमारा जो है जो रह गया है हमने रिटर्न कर ली है। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ जो है एक ड्राइंग्स ऑफ सैंपल रह गया है कंसेप्ट, ठीक है, और एक हमारा इसमें से ऑडिट रह गया है और एक हमारा इसमें से रिकॉर्ड रह गया। बाकी हमने सारा कर लिया है। तो कल हम कोशिश करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट करें या इसको ख़त्म करेंगे, साथ में हम जो है सेल्स टैक्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम अपनी जारी रखेंगे, ठीक है जी। कल इसी जो है यहीं से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।